Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. So first of all हम लोग देखेंगे चैप्टर मैप कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. So here is the chapter map और आज हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ओके और इसके पहले के जो भी सारे टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिया है और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियोस ताकि जो भी मैं समझा रही हूँ टॉपिक्स आगे वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. सो लेट्स स्टार्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो यहाँ पे पहले दो टर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इनब्रीडिंग एंड सेकंड वन इज आउटब्रीडिंग. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि ये इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या है. सो इनब्रीडिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन. तो इनब्रीडिंग मीन्स क्या होता है, आपका अगर एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा हो, मीन्स एक ही प्लांट के एंथर और स्टिग्मा के बीच अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा हो तो इसे हम कहेंगे इनब्रीडिंग. और अगर एक प्लांट के एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट कर रहे हो, मीन्स अगर दो प्लांट्स के बीच पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा हो तो इसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग. तो आज हम देखने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. मीन्स वो डिवाइसेस या फिर वो प्रोसेसेस जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं या जिसके वजह से हम लोग आउटब्रीडिंग प्लांट्स के बीच करवा सकते हैं. और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये आउटब्रीडिंग क्यों करवाया जाता है प्लांट्स में. सो लेट्स स्टार्ट. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. तो अब ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या है. हर्माफ्रोडाइट्स मीन्स जब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स वाले फ्लावर प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस के प्लांट में आपने देखा होगा जो फ्लावर होता है उसमें बीच में जो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और साइड्स में उसके क्या होते हैं, एंथर्स प्रेजेंट होते हैं. मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है. तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. So majority of plant में क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं तो उनमें जो pollen grains होते हैं तो वो pollen grains अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और पॉलिनेशन होता है. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स इनब्रीडिंग हो रहा है. तो बट कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो अगर ऐसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होते रहा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा. अब ये इनब्रीडिंग क्या है ये तो हमने देख लिया था, बट इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है आइए ये हम देखते हैं. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इट refers to the decrease or loss in the fitness and strength which is mainly caused due to इनब्रीडिंग. तो जब किसी प्लांट में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है तो जो नेक्स्ट वेराइटी ऑफ प्लांट है वो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी वेराइटी जो है वो रिड्यूस होने लगती है. मीन्स प्लांट का जो फिटनेस है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है. ओके और उसकी क्वालिटी भी जो क्या है वो धीरे धीरे लो हो जाती है. तो इसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग के वजह से जो प्लांट में डिफॉर्मिटीज आ जाती है या फिर जो उसका फिटनेस है वो खराब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में, ये जो प्लांट है इसके अंदर इनब्रीडिंग हुआ तो पॉलिनेशन के बाद जो सीड्स बने उससे जो प्लांट ग्रो किया वो यहाँ पे है. एंड अगेन जब इस प्लांट के फ्लावर्स में पॉलिनेशन हुआ तो जो नेक्स्ट सीड से प्लांट आया वो यहाँ पे उससे भी हाइट में शॉर्ट है. एंड देन जब इस प्लांट में इनब्रीडिंग हुआ तो फिर जो सीड्स ग्रो किए उस सीड से जो प्लांट आया उसका जो साइज है वो इससे भी ज़्यादा स्मॉल हो गया. तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल रहा है. सो अगर इनब्रीडिंग ही होते रहा एक प्लांट में तो प्लांट की जो वैरायटी है वो खराब हो जाएगी. सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके तो अभी यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है कि हमें क्यों प्लांट्स के बीच आउटब्रीडिंग करवानी जरूरी हो जाती है. ओके क्योंकि जो प्लांट की है अगर वो वैरायटी खराब होगी तो ऑब्वियसली ये क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होगा और हमें फिर अच्छे क्रॉप्स नहीं मिल पाएंगे अगर उनमें इनब्रीडिंग ही होते रहा तो. सो बेटर क्रॉप वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए आउटब्रीडिंग करवानी होती है. ओके तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा. फ्यू एग्जाम्पल्स क्या हैं जिसके थ्रू हम लोग आउटब्रीडिंग प्लांट में प्रमोट करवा सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज in some species pollen release and stigma receptivity are not synchronized. मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो pollen release है
और स्टिग्मा के जो रिसेप्टिव होने का प्रोसेस है उनके बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, इसका अब क्या मतलब है, जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं स्टिग्मा से, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो यहाँ पे एंथर है, अब इस एंथर से जिस वक्त पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं उस टाइम अगर ये स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि सेम प्लांट के जो एंथर है वो इस प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि ये विंड के थ्रू या किसी और पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर फॉल करें और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर जाने के बाद वहां पे इनका पॉलिनेशन हो। तो अगर ऐसा होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होगा और इस तरह से ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। ओके, ईदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। तो क्या हो सकता है इसमें, या तो ये हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने के पहले ही रिलीज हो जाए, या फिर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पॉलन। ओके, और सेकंड क्या हो सकता है इसमें कि स्टिग्मा जो है वो पहले ही रिसेप्टिव हो गया हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिसेप्टिव स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव हो गया है, बट जो ये एंथर है वो अभी डिहाइसिंग स्टेज पे नहीं पहुंचा है। ओके, और जब ये डिहाइसिंग स्टेज पे पहुंचेगा, ये एंथर जब पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के कंडीशन में पहुंचेगा, तब ये क्या होगा, स्टिग्मा फिर से रिसेप्टिव सिचुएशन में नहीं होगा। ओके, तो ये दो केसेस हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होंगे। अब जो है दो टर्म्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोटेंड्री एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटोगाइनी। ये दोनों जो टर्म्स हैं वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रोटेंड्री क्या है। तो प्रोटेंड्री जो है वो सिचुएशन है जहाँ पे एंथर जो है वो पहले ही मैच्योर होकर डिहाइस हो जाते हैं, बट स्टिग्मा उस वक्त पे रिसेप्टिव नहीं होती है। तो जिस फ्लावर में ऐसा सिचुएशन देखने को मिले तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री। एग्जैक्टली जो ऑपोजिट केस होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। मीन्स स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है और पॉलन ग्रेन्स उस टाइम पे डिहाइस नहीं करते हैं, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। नाउ सेकंड एग्जांपल इज इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कांट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नाउ आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक और तरीका क्या हो सकता है कि जो फ्लावर है उसमें जो स्टिग्मा है और एंथर है उसका पोजीशन काफ़ी एक दूसरे से अलग हो, मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा दूर में हो या फिर ऐसे पोजीशन पे हो कि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। अब थ्रू एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट ये एक फ्लावर है और इसका जो स्टिग्मा है ये काफ़ी लंबा है और जो इसके एंथर है वो इससे बहुत ज़्यादा नीचे अगर प्रेजेंट हो तो क्या होंगे, जब पॉलन ग्रेन्स डिहाइस करेंगे, निकलेंगे, तो उनके चांसेस जो हैं इतना ऊंचा जाकर स्टिग्मा पे फॉल करने के काफ़ी कम हो जाएंगे। कि तो इस तरह से क्या हो सकता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकता है। और अगर इसका ऑपोजिट हो कि स्टिग्मा जो है उसकी हाइट काफ़ी शॉर्ट हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉलन ग्रेन्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए। तो अगर दोनों एंथर और स्टिग्मा अलग अलग प्लेसेस पे प्रेजेंट हो तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। नाउ थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो देखते हैं हम ये क्या है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग pollen germination और pollen tube growth in the pistil। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जेनेटिकली सिमिलर पॉलन ग्रेन को जो स्टिग्मा है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे जो स्टिग्मा है, जो फ्लावर है, उसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है, S1 एंड S2। ठीक है, अब अगर सेम जीन वाले पॉलन ग्रेन, मीन्स अगर इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स होंगे तो उनके अंदर भी कौन सा जीन होगा, S1 या फिर S2। तो अगर S1 या S2 जीन वाले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं तो वो जर्मिनेट यहाँ पे नहीं कर पाएगा ड्यू टू सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। मीन्स सेल्फ पॉलन ग्रेन्स को वो अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे पॉलिनेशन करने के लिए। बट अगर दूसरे जीन वाले दूसरे फ्लावर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उसे ये स्टिग्मा क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी एंड उसे जर्मिनेट होने देगी। ओके, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी।
अब यहाँ पे हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जो जीन है स्टिग्मा में वो कौन सा है, S1 एंड S2। अब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स आए हैं वो हैं S3 एंड S4, जो कि दोनों ही जेनेटिकली स्टिग्मा से अलग हैं। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बन गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी जो है वो पॉलन ग्रेन का जीन क्या है, S3 है। तो यहाँ पे ये अलाउ कर रहा है स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने के लिए, बट हियर द जीन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज S1। सो ये S1 है, और स्टिग्मा में भी आप देख रहे हो कि S1 और S2 जीन्स हैं। तो ये जो है अलाउ नहीं करेगा इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए। सिमिलरली इन दिस केस जीन जो है स्टिग्मा में है वो S1 और S2, और यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स है उसके भी जीन्स है यहाँ पे S2 और यहाँ पे S1। तो ये दोनों भी यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ incompatibility. Okay, in this method the pollen is not allowed to germinate through it belong to same flower or same plant. तो अगर जो pollen grains हैं वो सेम प्लांट से हैं या फिर सेम फ्लावर के हैं तो वहाँ ये स्टिग्मा जो है उसे अलाउ नहीं करेगा जर्मिनेट करने के लिए, और इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, नाउ प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें या तो फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट हो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही सिर्फ प्रेजेंट हो। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। और ऊपर हमने देखा था हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मीन्स अगर एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। और उसके ऑपोजिट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये क्या है? ये भी एक डिवाइस है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करने का और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज देन इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है कि अगर एक प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही से बॉन्ड करें तो क्या होगा? उनके लिए सेल्फ पॉलिनेशन करना इम्पॉसिबल होगा, तो उसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। बट कुछ एक प्लांट होते हैं जिसमें एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर एक ही प्लांट पे सपोज दैट ये एक प्लांट है और ये इसका एक फ्लावर है और ये इसका दूसरा फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है ये मेल है और ये जो फ्लावर है ये फीमेल है। तो इसमें क्या हो गया? एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता है क्योंकि एक फ्लावर के अंदर दोनों ऑर्गन नहीं है, अलग अलग फ्लावर के अंदर है, तो ऑटोगैमी यहाँ पे नहीं होगी। बट जिटोनोगैमी हो सकता है, मीन्स एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर प्रेजेंट है। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि ऑटोगैमी जिटोनोगैमी क्या होता है। तो जिटोनोगैमी क्या होता है मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। अगर एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट हो तो उनके बीच अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिटोनोगैमी। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा? ऑटोगैमी तो नहीं होगा बट जिटोनोगैमी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना मुश्किल होगा क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो इस टर्म से जैसा समझ में आ रहा है पॉलन और पिस्टिल क्या होता है ये हम जान चुके हैं। तो पॉलन और पिस्टिल के बीच जो इंटरैक्शन होगा उसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पॉलिनेशन डजंट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? जरूरी नहीं है कि इस पे राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ही जो है वो स्टिग्मा पे जाए। ऑफन पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम अदर स्पीसीज or from the same plant it is self incompatible also land on the stigma। okay, तो often क्या ये देखा जाता है कि हो सकता है pollen grains जो हो वो अदर स्पीसीज के भी आके स्टिग्मा पे फॉल करें या फिर ऐसे pollen grain भी स्टिग्मा पे फॉल करें जो कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबल हो। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि अपने ही जीन वाले pollen grain को स्टिग्मा जो है इनहिबिट करती है, रोकती है पॉलिनेट करने से। तो वो भी क्या हो जाएगा? अनवांटेड पॉलन ग्रेन या फिर रॉन्ग पॉलन ग्रेन ही होगा। तो वैसे पॉलन ग्रेन्स भी जो क्या होते हैं स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप दैट इज कॉम्पैटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप मीन्स इनकॉम्पैटिबल। तो यहाँ पे क्या है? जो पिस्टिल है मीन्स जो स्टिग्मा है उसके पास ये एबिलिटी होती है
कि वो पहचान पाए जो पॉलन ग्रेन उस पर आकर गिर रहा है वो कॉम्पैटिबल है उसके साथ या फिर इनकॉम्पैटिबल है। ओके, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अगर पिस्टिल को लगता है कि ये कॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन है तो वो क्या करता है, पॉलिनेशन को अलाउ करता है एंड देन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil। ठीक है, तो ये जो acceptance और rejection का जो process होता है by stigma वो कैसे होता है, एक continuous dialogue के थ्रू होता है जो कि pollen grain और स्टिग्मा के बीच मीन्स पिस्टल के बीच होता है। ठीक है, तो पॉलन और पिस्टल के बीच क्या होता है, कंटिन्यूअस डायलॉग चलते रहता है जिसकी वजह से जो पिस्टल है, स्टिग्मा है, उसे समझ में आ जाता है कि ये करेक्ट राइट पॉलन ग्रेन है या फिर इनकॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब ये डायलॉग कैसे होती है, तो पॉलन ग्रेन और पिस्टल है जो वो आपस में बात कैसे करते हैं, तो वो होता है केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, दिस डायलॉग इज mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। ठीक है, तो जो pollen है वो आकर जो स्टिग्मा पे फॉल किया है वो क्या करता है, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स को रिलीज करता है जिसके थ्रू जो स्टिग्मा है उसे पता चल जाता है कि ये pollen grain compatible है या फिर इनकॉम्पैटिबल। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है pollen is rejected and here pollen is accepted। if the pollen is compatible it will germinate else will degenerate। तो अगर जो है pollen grain acceptable compatible है स्टिग्मा के साथ तो वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो डीजेनरेट मीन्स नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग कि pollen grain रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो फ्लावर का जीन कौन सा है, S1 एंड S2, और यहाँ पे जो pollen grains है उनके भी जीन्स क्या है, S1 एंड S2। तो ये क्या है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल फ्लावर है, मीन्स अपने ही जीन वाले पॉलन ग्रेन को अलाउ नहीं करेगा, और यहाँ पे जीन जो है सेम है इसलिए इसने अलाउ नहीं किया इसे जर्मिनेट करने को। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो जीन है वो क्या है फ्लावर का, S1 एंड S2, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू लाए गए हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो बी के थ्रू पॉलन ग्रेन्स लाए गए हैं, मीन्स दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन, और यहाँ विंड के थ्रू दूसरे पॉलन ग्रेन्स, और इनके जो जीन्स हैं वो क्या है, अलग हैं। यहाँ पे S3 जीन है और यहाँ पे S4 जीन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्टिग्मा ने इन पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लिया और पॉलिनेशन करने के लिए अलाउ किया। नाउ फॉलोइंग कॉम्पैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। ठीक है, तो जब क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को जब एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद वो क्या अलाउ करती है, ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो एक पॉलन ट्यूब बनाकर उसमें पॉलिनेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव्स इनटू द पॉलन ट्यूब। तो जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो कहाँ मूव कर जाते हैं, पॉलन ट्यूब में। ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर चुका है, देन क्या हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है, और पॉलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद वो स्टिग्मा, ये जो पोर्शन है ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा को इसने क्रॉस कर लिया पॉलन ट्यूब, एंड देन दिस वन इज स्टाइल, तो स्टाइल के पोर्शन को भी यहाँ से क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच गया, ओवरी के पास। ओके, नाउ इन सम प्लांट्स वेयर पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन, पूरा हमने देखा था पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, तो उसमें क्या देखा था, फाइनली जो पॉलन ग्रेन है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल एंड नेक्स्ट वन इज जेनरेटिव सेल। तो टू सेल्ड कंडीशन में अगर पॉलन ग्रेन शेड हो रहा है तो क्या होता है, द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट्स। तो जो पॉलन ग्रेन में जेनरेटिव सेल है वो क्या हो जाता है, डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स बनाते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब का ये ग्रोथ हो रहा है तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जो जेनरेटिव सेल था इस पॉलन ग्रेन का वो डिवाइड होकर
दो मेल गैमेट्स बनाता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, वेयर एज इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन 3 सेल्ड कंडीशन, पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कुछ एक प्लांट्स में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो 2 शेल्ड कंडीशन में या तो शेड होता है या फिर 3 सेल्ड कंडीशन में। तो 2 शेल्ड कंडीशन आप समझ रहे हो, मीन्स एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जेनरेटिव सेल। तो फिर इसमें क्या होता है, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के बाद जो है, जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है तब फिर जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। बट जिन प्लांट्स में जो ये पॉलन ग्रेन है 3 सेल्ड कंडीशन में अगर शेड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जेनरेटिव सेल ने ऑलरेडी डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना लिया है और वेजिटेटिव सेल का अपना एक अलग न्यूक्लियस है। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 सेल्ड कंडीशन, मीन्स इसमें टोटल 3 सेल्स हो गया। नाउ पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। ओके, तो जब पॉलन ट्यूब जो है वो ओवरी के पास पहुंच जाता है तो वो कहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे माइक्रोपाइल के थ्रू, मीन्स माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये एंटर कर रहा है ओवरी में। ओके, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस वन इज चैलोजल एंड। और इसके बारे में अच्छे से हमने डिस्क्रिप्शन पूरा इसका पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियो, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये जो पॉलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल के थ्रू ओवरी में एंटर कर रहा है एंड देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ओवरी में जाने के बाद अब ये कहाँ एंटर कर रहा है, साइनर्जिड्स में, जहाँ पे कि एक एग सेल और 2 साइनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था ये भी प्रीवियस वीडियो में। तो साइनर्जिड्स के अंदर ये कैसे एंटर कर रहे हैं, थ्रू फिलीफॉर्म apparatus, थ्रू फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus क्या होता है, साइनर्जिड्स के नीचे जो एक झिल्ली की तरह स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म apparatus। तो फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू जो है ये फाइनली जो पॉलन ट्यूब है वो साइनर्जिड्स में एंटर कर जाता है। नाउ all these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। ओके, तो ये जो सारी इवेंट्स थी जो कि पॉलन जब डिपॉजिट हुआ स्टिग्मा पे आकर, जब फॉल किया स्टिग्मा पे, वहाँ से लेकर जब ये ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर कर गया, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो किन के बीच हो रहा है, पॉलन और पिस्टिल के बीच, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये देखते हैं हम लोग। इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ओके, तो हमने देखा था प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था, तो उसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन के वजह से हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम गुड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो गुड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनाने के लिए क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्रॉसिंग में जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं तो उसमें जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स है, मीन्स हम जिस टाइप की क्रॉप का वैरायटी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ही पॉलिनेट करवाते हैं स्टिग्मा पर ले जाकर, ठीक है। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन। तो स्टिग्मा को क्या होता है, कॉन्टेमिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे कॉन्टेमिनेशन क्या होंगे, कॉन्टेमिनेशन यहाँ पे होगा अनवांटेड पॉलेंस, ठीक है। मीन्स जिस पॉलन ग्रेन को हम नहीं चाहते हैं कि वो स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करे और फाइनली सीड फॉर्म करे, ठीक है, तो उसे हम रोकते हैं और जिस पॉलन ग्रेन को हम पॉलिनेट करवाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को ही पॉलिनेट होने देते हैं। अब ये प्रोसेस हम लोग कैसे अचीव करते हैं, तो दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो इन जो प्रोसेसेस हैं इनका क्या नाम है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये इमैस्कुलेशन क्या है और बैगिंग टेक्निक्स क्या है। सो फर्स्ट वन इज इमैस्कुलेशन। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इफ द फीमेल पेरेंट bears bisexual flower, then removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary, ठीक है।
तो अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाने जा रहे हैं किसी प्लांट में और उसके फ्लावर में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टिग्मा है फ्लावर का, और ये जो है ये क्या है, एंथर्स है। तो ये क्या हो गया आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है, मीन्स दोनों सेक्सेस इसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर्स में अगर हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हैं, मीन्स अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन के थ्रू इसे स्टिग्मा पे पॉलिनेट करवाना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंथर है, मीन्स जो इस फ्लावर का अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसे फॉर्सेप्स से हटाना पड़ेगा, ताकि ये जो फ्लावर है अपने ही पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट ना हो जाए। ठीक है, और फिर इनमें इनब्रीडिंग ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप। ठीक है, दिस स्टेप इज रेफर्ड टू एज इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, emasculation. Okay, now next one is bagging. Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size. okay? जो emasculated flower है, मीन्स जिसका कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने अलग कर दिया है, उसे क्या करना होता है, एक सुटेबल साइज के बैग से कवर करना होता है। अब ये क्यों कवर करना होता है, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। ठीक है, अब पहले भी हमने देखा था कि जो स्टिग्मा है उसे कॉन्टामिनेशन से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और जो कॉन्टामिनेशन क्या है, वो है उस फ्लावर का अपना पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके अपने पॉलन ग्रेन से उसे नहीं बचाएंगे, उस प्लांट के अपने ही पॉलन ग्रेन से, तो फिर वहाँ पे इनब्रीडिंग हो जाएगी एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इसे हमें क्या करना है, सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे बटर पेपर से बने हुए एक बैग से स्टिग्मा को कवर कर देंगे। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, इमैस्कुलेटेड फ्लावर है ये। यहाँ पे देखो एंथर्स को जो क्या है, रिमूव कर दिया गया है, एंड दिस वन इज ओनली एंड ओनली स्टिग्मा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, एंथर्स प्रेजेंट नहीं है। एंड इमैस्कुलेशन के बाद इसे बटर पेपर के बने एक सुटेबल साइज के बैग से कवर कर दिया गया है। ठीक है, द emasculated flower is covered by a bag and it is known as bagging. ओके, तो इस प्रोसेस को अब हम क्या कहते हैं, बैगिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज रीबैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी। ओके, जब जो ये बैग्ड फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाता है, मीन्स वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि अब उस पर अगर एंथर्स पॉलन ग्रेन्स आकर फॉल करेंगे तो वो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो mature pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma and the flower are rebagged and the fruit allowed to develop. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब ये स्टिग्मा फुली मैच्योर हो जाती है, ताकि वो पॉलिनेशन करने के स्टेज में जब पहुंच जाती है, तो क्या होता है, जो हमारा डिजायर्ड फ्लावर है, डिजायर्ड प्लांट है, जिस प्लांट की हम वेराइटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके एंथर को लाकर उसके पॉलन ग्रेन को इस स्टिग्मा पे छिड़क दिया जाता है। ओके, स्प्रे कर दिया जाता है, और स्प्रे करने के बाद इसे फिर से बटर पेपर से बने कवर से अगेन कवर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीबैगिंग। ठीक है, और इस रीबैगिंग के बाद क्या होता है, फ्रूट को डेवलप करने के लिए छोड़ दिया जाता है। When the stigma of the flower mature, it is dusted with the pollen of desired character and bagged again. ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी डिजायर्ड वैरायटी है प्लांट की या फिर सीड की, उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को कराया जाता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।